स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया स्पेस प्लान। कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। ग्लोबल रॉकेट 1 यानी कि GR1 1961 में सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल वेपन, जिसे सोवियट्स ने 1960s की यूएस और सोवियत के बीच चल रही स्पेस रेस के दौरान डेवलप तो किया पर डिप्लॉय नहीं। ये स्पेस वेपन लो अर्थ ऑर्बिट से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता था और स्पेस से लॉन्च होने की वजह से इन मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरीज को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन था, जो आज के स्पेस डिफेंस सिस्टम्स को भी यूजलेस बना सकता था। लेकिन सॉल्ट ट्रीटी यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स के तहत यूएस एंड सोवियट्स ने अपने आर्म्स को लिमिट करना शुरू किया और 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसे यूएस एंड सोवियट्स दोनों ने ही साइन किया, इस ट्रीटी के तहत आउटर स्पेस में न्यूक्लियर और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्लेसमेंट को बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज दोबारा स्पेस जियोपॉलिटिकल राइवलरी में एक इंपॉर्टेंट फ्रंट के रूप में उभर रहा है और इंडिया का सबसे बड़ा नेमेसिस चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया से काफी आगे है। आज चाइना 250 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स ऑपरेट करता है और चाइना के 2015 में पब्लिश्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन स्पेस को लैंड, सी और एयर की तरह एक फाइटिंग डोमेन मानती है। इंडिया से दशक पहले 2007 में चाइना एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी शो कर चुका है और 2016 में क्वांटम सैटेलाइट मैकियस लॉन्च करके अनहैकेबल मिलिट्री कम्युनिकेशन की नींव भी रख चुका है। तो दोस्तों, क्या हम अपने स्पेस एसेट्स को चाइनीज एग्रेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम स्पेस को पीसफुल पर्पस के साथ साथ मिलिट्रीली भी यूज कर सकते हैं? क्या आज हमारे पास चाइना को स्पेस में मात देने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई वेपन है? जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे वेपन को पजेस करते हैं जिसके थ्रू चाइनीज स्पेस एसेट्स को तबाह किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे इन डिटेल इंडिया के स्पेस प्लान में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ आपका चहीता प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच। और अगर आप यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट लिखना चाहते हैं तो ये बैच आप ही के लिए है। आज पहले की तरह आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की मदद से आप हाईएस्ट क्वालिटी गाइडेंस स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैचेस में पा सकते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, बुक्स की होम डिलीवरी, पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी। साथ ही अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आप MRP यानी कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके तहत आपको NCR में ठहराकर आपकी मेंस की 1-on-1 प्रिपरेशन करवाई जाएगी, सो दैट आपका मेंस इजीली क्लियर हो जाए। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी इस बैच में SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इंक्लूडेड है, जिसके तहत आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ डेली MCQ प्रैक्टिस और रेगुलरली टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड RT Life का, और ये कोड आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दिलवाएगा। और अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पे आने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो GS पेपर 2 के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। 1967 में यूनाइटेड नेशंस के तहत हुई आउटर स्पेस ट्रीटी स्पेस में कंट्रीज द्वारा न्यूक्लियर वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्लेसमेंट को बैन करती है। लेकिन इस आउटर स्पेस ट्रीटी के बावजूद आज सभी सैटेलाइट में से 1/5 सैटेलाइट्स मिलिट्री एप्लीकेशन की हैं, जो मोस्टली जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस गैदर करने में लगी हैं। 1991 में इराक वॉर में यूएस फोर्सेस द्वारा बॉम्बिंग के लिए GPS का यूज और रिसेंट में चल रही रशिया यूक्रेन वॉर में प्रिसाइज टारगेटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए इलॉन मस्क के स्टारलिंक का यूज दर्शाता है कि फ्यूचर में हमें एयर स्पेस के साथ साथ एरोस्पेस को भी डिफेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्लियरली फ्यूचर में स्पेस वॉरफेयर का नेक्स्ट फ्रंट बनते हुए नजर आ रहा है और आज वर्ल्ड सुपर पावर्स इस नए फ्रंट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और यूरोपियन कंट्रीज सभी एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स, स्पेस कमांड्स, स्पेस फोर्सेस एस्टैब्लिश करने में लगी हैं।
आज एंटी सैटेलाइट स्पेस वेपन्स के साथ साथ स्पेस पावर्स ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस पर भी फोकस कर रही हैं, क्योंकि स्पेस वॉर के साथ साथ कन्वेंशनल वॉर्स में ISR इंटेलिजेंस गैदरिंग और टारगेटिंग में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हाई ऑल्टीट्यूड जेट्स जैसे कि MiG-25 फॉक्स बैट का यूज किया जाता था, लेकिन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स ने इन जेट्स को रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम जैसे कि GPS, GLONASS, NAVIC, गैलीलियो एक्सेट्रा का यूज करके मिसाइल्स की एक्यूरेट टारगेटिंग की जा सकती है और हाई क्वालिटी इमेजेस से एनिमी के एसेट्स एंड पोजीशन की एक्यूरेट इंटेलिजेंस गैदर की जा सकती है। हेंस फ्यूचर में एयर पावर के साथ साथ हमें एरोस्पेस पावर भी बनने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया अपने वेस्टर्न और नदर्न फ्लैंक्स पर न्यूक्लियर कैपेबल पाकिस्तान और चाइना से घिरा है। ऑल्दो पाकिस्तान की स्पेस कैपेबिलिटी के बारे में आपको पता ही है, लेकिन चाइना US के बाद वर्ल्ड की मोस्ट डोमिनेटिंग स्पेस पावर बनती हुई नजर आ रही है। हेंस फ्यूचर में अपनी सैटेलाइट्स और दूसरे स्पेस एसेट्स का डिफेंस और स्पेस से ऑफेंस क्रिटिकल है। दोस्तों, आज USA मोस्ट एडवांस स्पेस पावर है और 2018 में US नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस और 2019 में US स्पेस फोर्स की स्टैब्लिशमेंट स्पेस को लेकर USA की सीरियसनेस को दर्शाती है। चाइना भी US से ज्यादा पीछे नहीं है एंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम से चाइनीज स्पेस प्रोग्राम काफी आगे है और चाइना से वॉर के केस में इंडिया के स्पेस एसेट्स जैसे कि क्रिटिकल सैटेलाइट्स चाइना द्वारा टारगेट करी जा सकती हैं। और तो और दोस्तों, एंटी सैटेलाइट वेपन्स आउटर स्पेस ट्रीटी द्वारा कवर्ड नहीं है। आज चाइना 250 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स ऑपरेट करता है जो चाइना को एडवांस इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मुहैया कराती हैं। साथ ही 2016 में चाइना ने वर्ल्ड की पहली क्वांटम सैटेलाइट मैटियस लॉन्च करी, जो फ्यूचर में चाइना को अनहैकेबल क्वांटम कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। और तो और दोस्तों, चाइना स्पेस डिफेंस के लिए PLASSF यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स भी स्टैब्लिश कर चुका है। 2007 में ही इंडिया के मिशन शक्ति से 12 साल पहले चाइना एंटी सैटेलाइट यानी कि ASAT कैपेबिलिटी प्रूव कर चुका है और एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन्स भी चाइना आज ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि चाइना को स्पेस में डिफीट करना नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों आज इंडिया भी स्पेस डिफेंस को लेकर सीरियस है। दोस्तों, वैसे तो इसरो एक सिविलियन स्पेस एजेंसी है और उसका डिफेंस मैंडेट क्लियर नहीं है, लेकिन इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट्स जैसे कि IRNSS नाविक, GSAT-7, एमीसैट, कार्टोसैट, रीसैट और हाइसिस हमारी फोर्सेस द्वारा एक्सटेंसिवली यूज करी जाती हैं और DRDO की बदौलत हमारे पास एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू हम चाइनीज स्पेस एसेट्स को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वेपन है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क II, जिसे 2019 में मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट टेस्ट में शोकेस किया गया था, जिसमें इस वेपन ने लो अर्थ सैटेलाइट में प्लेस्ड माइक्रोसैट R को तेज नाबूद कर दिया। हेंस इंडिया के स्पेस प्लान में आज सबसे क्रिटिकल है एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो इंडिया को चाइना जैसी एनिमी कंट्री के स्पेस एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी देती है, क्योंकि इंडिया के ये ASAT वेपन्स चाइना को इंडियन सैटेलाइट्स को टारगेट करने से रोकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की ही तरह डिटरेंस प्रोवाइड करते हैं। और आज DRDO ASAT टेक्नोलॉजी को इनहैंस करने में लगा है। DRDO आज लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को सिर्फ अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया जा सकता है, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर वेपन्स को स्पेस में प्लेस्ड दूसरी सैटेलाइट से लॉन्च करके एनिमी की सैटेलाइट्स स्पेस टू स्पेस वॉरफेयर में ही तेज नाबूद की जा सकती हैं, जिसे को-ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन कहा जाता है। और इंडिया के स्पेस प्लान में ये को-ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन्स फ्यूचर में एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि एंटी सैटेलाइट वेपन्स आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत कवर्ड नहीं हैं। और अगर फ्यूचर में कोई भी ट्रीटी होती है जहां एंटी सैटेलाइट वेपन्स को रेगुलेट करने की बात उठती है, तो इन सब कैपेबिलिटीज के साथ इंडिया को भी निगोशिएशन टेबल्स पर डेफिनेटली इनवाइट किया जाएगा। इसके साथ साथ हमें US की तरह स्पेस फोर्स को भी स्टैब्लिश करने की जरूरत है। ऑल्दो 2019 के ASAT टेस्ट के बाद हमने डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, लेकिन DSA एक ट्राई सर्विस कमांड है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट्स को मैनेज करती है। वहीं दूसरे हाथ पर स्पेस फोर्स
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ही तरह एक सेपरेट ब्रांच होगी जो टोटली स्पेस डिफेंस और ऑफेंस पर फोकस्ड रहेगी। यूएस ने भी 1984 में स्पेस कमांड क्रिएट की थी, लेकिन इस स्पेस कमांड को 1999 में डिसबैंड कर दिया गया और 2019 में स्थापना की यूएसएसएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स की। इसी तरह से इंडियन स्पेस प्लान में स्पेस फोर्स का एरोस्पेस के डिफेंस और यहां से ऑफेंस में क्रिटिकल रोल रहेगा। 2011 में गठित नरेश चंद्र कमेटी ने एरोस्पेस कमांड को स्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन भी दी है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में गवर्नमेंट ऐसा ही प्लान कर रही है, जहां शायद डीएसए को एक स्पेस फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडिया के स्पेस प्लान में बजट दूसरा बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है और लास्ट लगभग 15 सालों से डिफेंस बजट और जीडीपी की रेशियो हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। स्पेस फोर्स, स्पेस एसेट्स और स्पेस डिफेंस के लिए बजट की क्रिटिकल नीड है और इंडिया का स्पेस प्लान बिना बजट के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, डेफिनेटली इंडिया के स्पेस प्लान में हमें आउटर स्पेस में पीस मेंटेन करने की जरूरत है, पर साथ ही हमें स्पेस में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। और आज सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस के अलावा भी हमें स्पेस डोमेन में हमें एक्सपेंशन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम टाइमली स्पेस डिफेंस एंड ऑफेंस कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए तो ही फ्यूचर में हम अपने स्पेस फ्रंटियर्स और एसेट्स को डिफेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।